सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतुचर्या इसका 5वां भाग आरंभ कर रहे हैं। पाठ संख्या 5। ग्रीष्म ऋतुचर्या में गत व्याख्यान में हमने विचार किया कि आयुर्वेद के अतिरिक्त, जिसे आप आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी कहते हैं, यंत्र विद्या कहते हैं, इनके आचार्यों ने भी विचार किया है और उन्होंने बताया था, महर्षि भरद्वाज ने, कि ग्रीष्म ऋतु में पंचशिखा नाम की शक्ति पैदा होती है। वो 2 प्रकार के विष होते हैं उसमें। एक विष से जो शक्ति पैदा होती है वो गृधनिका, वो मनुष्य के सारे, पशुओं के सारे, वृक्षों के, लताओं के, पक्षियों के सारे जो सार तत्व हैं, धातुएं हैं, उनको वो सुखा देती। और मारिका शक्ति क्या करती है? वो संकुचित करती है। जो जंगम हैं, दौड़ते फिरते चलते हैं, उनके 5 कोशों में व्याप्त होकर के उसका संकुचन करती है। और जो वृक्ष, लताएं आदि हैं, उनके कांड, वल्कल और पत्र उनका संकुचन करती है। ये बताया। हम सब इसको परंपरा से जानते हैं कि जलीय अंश का अभाव हो जाता है, कफ का अभाव हो जाता है। उसके लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जिससे कि हमारे शरीर की पुष्टि हो, अभाव न हो, चाहे वृद्धि न हो। जैसे हेमंत और शिशिर में धातुओं की, विशेषकर कफ धातु की बहुत वृद्धि हुई थी, पुष्टि हुई थी, और उसी के सहारे हम आगे की ऋतुओं में चलते हैं। लेकिन इसमें वृद्धि नहीं हो तो कम से कम इस प्रकार से हमारा भोजन हो कि वो पुराना जो है उसकी रक्षा करते रहें। और किसी तरह से ये हमारी ग्रीष्म ऋतु, जिसमें 2 प्रकार के विष पैदा होते हैं, शरीर जो है उससे क्षीण होता है, वो रोगी न हो पाए, हम रोगी होने से बचें। तो उसके लिए हम आगे और विचार करते हैं कि देखिए, पाचन शक्ति मंद हो जाती है, तो मंद पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए भी हमारे यहाँ नियम है। क्या है कि हम जल जीरा बनाते। आपने देखा होगा पुराने समय में, जब इस ऋतु में तो पीते ही हैं, बस अड्डे के पास देखो, रेलवे स्टेशन के पास देखो, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है बाज़ार में, वहाँ जल जीरा मिल रहा होता है। तो जल जीरा क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े रोगी हैं। जो स्वस्थ हैं, जिनकी पाचन शक्ति ठीक है, वो तो क्या करते हैं? दूध की लस्सी बना ली, दही की बना ली, बेल का शरबत बना लिया, बादाम का शरबत बना लिया, कुछ जलजीरा। कौन? कि भाई जिनको बादाम का शरबत, दूध की लस्सी, दही की लस्सी पचती नहीं, बेल का शरबत पचता नहीं, तो वो लोग जलजीरा ले लें। जलजीरा क्या है? जल में जीरा। जीरा क्या होता है? दीपन और पाचन दोनों है। शरीर की जठराग्नि को तो क्या करता है? वो बढ़ाता है। जो खाया है उसको पचाता है। इन दिनों पुदीना है, कितना उत्तम पौधा है, वो वनस्पति है, औषधि है, वो डालते हैं। 2 पत्ते हमारे चटनी में वो डल जाएं, हमारे जल में वो डल जाएं, वो जलजीरा हो जाता है। तो जलजीरे में फिर वही चीज़ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वादु मधुर होनी चाहिए। और कैसे होना चाहिए? शीतल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तरल होना चाहिए। इसमें और स्वाद के लिए खटाई डाल दी जाती है थोड़ी सी।
जो अम्ल रस है वो भी कफ की वृद्धि करता है, आप जानते हैं, लेकिन इतनी डले कि पित्त की वृद्धि ना हो। जो अम्ल रस है, खटाई है, वो पित्त बढ़ाता है, तो थोड़ा होना चाहिए, स्वाद हो जाए। तो जल जीरा जब बनाएं, जिनकी मंदाग्नि है, और कौन है, कफ और वायु की जिनकी प्रकृति है, पित्त वाले नहीं, क्योंकि उसमें जीरा गर्म है, खटाई डलती है, खटाई भी पित्त पैदा करती है। तो सामान्यतया वो लोग करें तो क्या डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन बहुत गर्म होती है लेकिन पाचक होती है, इसलिए थोड़ी सी डल जाए। धनिया, जो साबुत धनिया है, इसको भिगो दें और फिर वो शीतल बहुत होता है, और फिर उसकी घुटाई करके जो है वो बनाएंगे। काली मिर्च, वो भी भिगो दें, सीधी डालेंगे तो गर्मी करेगी, भिगो देंगे, अजवाइन भी, जीरा भी, ये सारी चीज़, तो इनकी जो गर्मी है उसको जल अपने काबू में कर लेता। तो आपने ये करना है। और उसमें अनारदाना डाल दें, इमली तभी डालें जब अनारदाना उपलब्ध न हो, खटाई के लिए अनारदाना ठीक रहता है, इमली जो है उसमें काफ़ी दोष होते हैं, अनारदाना ठीक होता है। तो उसमें फिर आप जो है सेंधा नमक, पुदीना मैंने बताया ही है, और मीठा डाल करके, और दिन में 1-2 बार उसका सेवन करें। कौन व्यक्ति, जिनकी जठराग्नि मंद है, जिनके जो कफ और वायु है, पित्त वाले, इससे बचें। और फिर भी जठराग्नि मंद है तो असली जठराग्नि है, पित्त को तो फिर भी संभाल लेंगे, कोई और चीज़ बता देंगे, आगे चर्चा करेंगे। वो लोग दिन में जब प्यास लगती है तो आधा गिलास, ज़्यादा नहीं, एक गिलास भर के नहीं पीना लस्सी, जो कच्ची लस्सी और पक्की लस्सी थी उसकी तरह, बेल के शरबत की तरह नहीं, ये थोड़ा लेना है और बहुत पतला होना चाहिए। तो मीठा, खट्टा, लवण, मिर्च, इसमें देखो सारे रस हैं, तो ये शरीर की पुष्टि करेगा। अभी मैंने आपको बादाम के शरबत की बारे में बताया था, उसकी चर्चा की थी। बादाम का शरबत बहुत उत्तम होता है। तो बादाम का शरबत कैसे करेंगे, सामान्यतया बना लेते हैं, हम विद्यार्थी थे तो हम बहुत बनाते थे हॉस्टल में, और खूब मेहनत करनी पड़ती है, यानी हमने अपना कुंडी छोटा भी रखा हुआ था कि जो काम करना वो करना, बाज़ार से पी करके अपने खुद करेंगे ना। तो उसमें क्या करना है, सायंकाल, रात्रि को सोते समय आप बादाम भिगो दें, जितने आपके शरीर की सामर्थ्य उसके अनुसार। उसमें मगज भिगो दीजिए थोड़ी सी, या तो खरबूजे की, खीरे की थोड़ी महंगी होती है, खरबूजे की भिगो दीजिएगा। और उठ के सवेरे जब उसको करेंगे तो उसका छिलका हटा दें और उसकी घुटाई करें। किसकी, बादाम और मगज की। और उसी के अंदर रात को 1 काली मिर्च छोड़ दें, ताकि उसकी वो समाप्त हो जाएगी, या अलग भिगो दें ताकि उसका जल, नहीं तो बादाम के कारण जल खराब सा हो जाता है उसका रंग छूटने से। वो 1 काली मिर्च और 1/4 छोटी इलायची उसमें डालेंगे, और वो घोट लें और उसको खूब घुटाई कर लें, यानी दूध बन जाए उसका सारे का। और उसके बाद आप उसमें खांड और पानी मिला करके दिन भर आप पीते रहें। उसको बना के रख लीजिए एक कटोरी में, जिसकी इच्छा हो अपने खांड और पानी डाला, उसमें 1 चम्मच मिलाया, थोड़ा हिला करके अपना पीते रहे। जो युवा हैं, लड़कपन वाले हैं, वो मधुर रस मीठा फालतू, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए, वो काम भी ज़्यादा करते हैं, वृद्धि भी होनी है, कफ ज़्यादा चाहिए। जो बड़ी आयु के लोग हैं उनको मधुमेह हो जाता है या मीठा पचता नहीं है, तो वो कम डालें, लेकिन मधुर रस करके आप उसको पी लें। इसी का एक दूसरा रूप है, ये तो मैंने सात्विक रूप बताया। एक हल्का सा तामसिक रूप है, खसखस होती है, खसखस में थोड़ा सा तमोगुण है। वो खसखस 1-1.5 चम्मच खसखस के दाने अलग कटोरी में भिगो लें, रात्रि को सवेरे उसको खूब घुटाई करें, बादाम के साथ नहीं, अकेले उसकी घुटाई करनी है। उसका बहुत बढ़िया दूध बन जाएगा, उसको आप अपनी छन्नी में छान लें या कपड़े में छान लें, और उसका जो भूसा है वो अलग निकाल दें, और वो जो सफ़ेदी निकली है, उसका जो दूध निकला है, वो आप बादाम घोट करके जो दूध बनाया था उसमें डाल लें,
और सारी चीज़ें वैसे ही डालनी हैं। एक काली मिर्च एक व्यक्ति के अनुसार, एक व्यक्ति के अनुसार चौथा हिस्सा छोटी इलायची, और वो आप डाल। और जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं, खसखस नहीं डालना चाहते कि नहीं ये तमोगुणी है, थोड़ी ठीक नहीं है, हल्का सा नशा, वैसे होता नहीं है लेकिन होता है उसमें ये दोष है जी, पोस्त कहते हैं उसको। तो वो क्या करें कि अपने जिस कटोरी में खसखस भिगोनी थी वो कटोरी खाली हो गई, खसखस नहीं भिगोनी, उसमें आप यदि समृद्धि है तो केसर भिगो दें। एक व्यक्ति 5 उसके जो तंतु हैं, रेशे हैं केसर के, एक व्यक्ति 5 तंतु वो भिगो दीजिए। केसर गर्म होती है, हमने सर्दी के हेमंत शिशिर में बताया था कि आप उसका सेवन करें। लेकिन अब क्या है, उसका लाभ लेना है, बहुत गुणकारी है, बहुत प्रकार के हमारे जो शरीर के अभाव हैं उनको दूर करती है, संतुलन बना के रखती है। तो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए आप उसको भिगो दें, या रात्रि को भूल भी गए तो सवेरे जल्दी उठते हैं, घुटाई से 2-3 घंटे पहले उसको भिगो दीजिए, और फिर उसको पानी समेत जब बादाम की घुटाई करें तो उसी में डाल दो। बादाम जब घुटेगा, मगज जब घुटेंगी तो ये भी घुट जाएगी, और फिर इसको पीजिएगा। समृद्ध लोगों के लिए ये है और ज़्यादा गुणकारी है। तो जो हमने शीतल पेय पीना है इस ऋतु में, स्वादु शीतम है जी, तरल, स्वादु शीतल और तरल, ये मुख्य सिद्धांत है इसका। आपने ऐसे इसको लेना है। अब जो हम ग्रीष्म ऋतु आधी जब बीत जाएगी, उसके बाद और ज़्यादा शरीरों में क्षीणता आएगी, कमज़ोरी आएगी, पेट ढीले होंगे, लू लगेगी, यानी जून का भाग 20 मई से 20 जून बहुत कठोर समय होगा। मैंने बताया था पहले व्याख्यानों में भी कि 20 अप्रैल से 20 जून ये सामान्य ग्रीष्म ऋतु का समय है। कहीं पहले आरंभ हो जाती है और कहीं देर तक चलती है। शुष्क इलाके हैं, वहाँ मानसून बहुत देर से जाती है, तो वहाँ 30 जून तक भी चलेगी। तो अपने अपने स्थान के अनुसार ये जान लें। उस समय क्या करना है, उस समय के लिए हमारे घरों में कच्चे आम का पना बनाते हैं, यानी कच्चे आम का शरबत बनाते हैं। उस समय आम क्या होता है, लगभग वो उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसकी धातुएं पुष्ट हो जाती है। जब तक आम की धातुएं पुष्ट न हो तब तक न बनाएं। बिल्कुल कच्ची अम्मी करेंगे धातु तो पुष्ट ही नहीं है, बन तो जाएगा, लाभ नहीं करेगा। तो जून के आरंभ में विशेषकर, आप मई भी छोड़ दीजिए, तब आम के अंदर जाली पड़ने लग जाती है। पुष्टि का मतलब क्या है, जाली पड़ने लग गई। हम जो मनुष्य हैं उनमें धातु पुष्टि का क्या लक्षण होता है कि जब जो लड़का है, लड़की है, युवा हैं, जब उनके रोमावली, जब जो है मूछें आने लगती हैं, हमारे विभिन्न स्थानों पे रोम जो हैं वो निकलने लगते हैं, तो वो क्या है कि हमारे इस शरीर की धातुएं समझो पुष्ट होने लग गई हैं। ऐसी उसकी जाली, तो जाली जब आ जाती है तो वो क्या है, उसके पोषण का है। तो उस समय आंधी आती है, वैसे भी बाज़ार में वो अम्मियाँ बिकती हैं, और उसको आप जो है, असली तरीका तो क्या है, जैसे शकरकंदी पहले क्या करते थे, चूल्हे में भूनते थे, पानी में आप उबालेंगे तो उसका रस निकल जाता है, उसमें वो मधुरता नहीं रहती। ऐसी अम्मी भी उसमें डाली जाए, यानी पानी में आप उबालें तो उसका पानी का उपयोग कर सकते हैं, और फिर उसका जो पना बनाते हैं उसमें वही चीज़ें डालेंगी सारी, हल्का सा जीरा डलेगा, हल्का सा पुदीना डलेगा, मीठा डलेगा, माताओं को सब पता है। तो वो जो रसीला पना जिसे हम कहते हैं आम का, वो कहते हैं लू लग जाए ना तो वो उसको दे दो। जितने अब तक मैंने शरबत बताए थे वो क्या थे, स्वस्थ अवस्था के थे, ये तो बीमार अवस्था के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आम फलों का राजा है। आम का अलग से मैं व्याख्यान दूंगा जब बताऊंगा। आम जो है वो बहुत पुष्टि देता है, बहुत प्रकार के खनिज लवण इसमें होते हैं। धातुओं को पुष्ट करने के लिए आम सर्वोत्तम में से एक है। जैसे घी दूध
ऐसे ही आम है। तो वो आम जब युवा हो जाता है, जब उसकी धातुएं पुष्ट हो जाती हैं, पका नहीं है, कच्चा है अभी, लेकिन अभी वो पकने की तरफ जा रहा है, तो उस समय उसके अंदर का जो सार भाग है उसको जब हम निकालते हैं और उसका शरबत बनाएंगे तो आप देखिए कैसे पुष्ट करेगा। यानी बीमार व्यक्ति को भी उठा लेता है। लू लगने का मतलब क्या है कि उसकी जो कफ की धातु थी, उसका जो पोषक भाग था, वो गर्मी ने, रुक्ष गर्म हवाओं ने खींच लिया और अब वो जो उसका जो शरीर है वो काम के लायक नहीं बचा। यानी गृधनिका जो शक्ति थी उसने अपना काम कर दिया, मारिका की अवस्था में पहुंचा दिया कि धातून शोषयति। गृधनिका जो शक्ति है पंचशिखा की, कहते हैं वो धातुओं को क्या करती है, सुखाती है। तो लू का मतलब क्या है कि ग्रीष्म ऋतु की वो शक्ति, उसके अंदर विष था और उसने हमारी धातुओं को, तो उसका भी पोषण कर देता है, दोबारा व्यक्ति को उठा देता है। कहते हैं भाई आम का पन्ना पिला दो, तो आपने इस रूप में उसका उपयोग करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब लू की जब बात आ गई, किसी को लू लग भी जाए तो मैंने स्वयं देखा अपने घर में है जी, बड़ी अवस्था हो गई थी तो पिताजी को किसी कारणवश बैंक जाना पड़ गया। गांव में बैंक होते नहीं थे, शहर में थे। वापसी में आए तो उनको लू लग गई, यही कहेंगे। यानी जो गृधनिका शक्ति थी उसने उन पर प्रहार कर दिया और उनके शरीर में बेचैनी, तड़फन और बहुत बुरा हाल हो गया। तो उन्होंने, मुझे याद नहीं मैंने कभी उनको देखा हो कि कभी अंग्रेजी दवाई ली हो, ली भी नहीं, और लगभग नफरत सी करते थे कि भाई सात्विक नहीं होती, पता नहीं इनमें क्या होगा क्या होगा। आयुर्वेद की औषधियों को भी वो अच्छा नहीं मानते थे। वो ये कहा करते, अरे वसंत ये तेरे वैद्य जो है ना, ये शरीर की ही बात सोचते हैं, अर्थात शरीर स्वस्थ हो जाए। अब उसके लिए तामसिक दवाई भी दे देते हैं, तामसिक चीज़ें की भी, राजसी भी। वो सात्विकता के पुजारी थे। वो कहते हैं हमारे ऋषि मुनि तो शरीर छोड़ दिया करते थे, लेकिन राजसिक और तामसिक जो चीज़ें हैं, कहते हैं भाई उनका सेवन नहीं करना, शरीर तो फिर मिल जाएगा, लेकिन ये जो बुद्धि है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, इन बुद्धि से, इन सब से बना है सूक्ष्म शरीर, ये तो जन्म जन्मांतर तक चलता है, उसको पवित्र रखना है। तो ऐसा चिंतन भारतीय संस्कृति का रहा। तो उनको लू लग गई, दवाई वगैरह तो क्या लेनी थी। उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि हमारे यहाँ रेतीली भूमि है। तो पिताजी क्या करते थे कि रेत मंगवा लेते थे, एक ऊँट गाड़ी रेत की मंगवाई और उसको बिछा दिया और उसको गीला हम कर देते थे और उसी में चारपाई से हम सब सोते बैठते उठते दिन में। तो अंदर का तापमान बहुत ठंडा रहता था। जैसे मैंने बताया ना कि तांबे का जो घड़ा है उस बर्तन है, उसको उस पे रखिए रेत के ऊपर, कितना शीतल हो जाएगा। तो ऐसे उस पर रहते। तो वो कहने लगे कि वसंत ऐसा करो कि मुझे लिटा दो। तो उनको हमने रेत पे लिटा दिया और जो गीला रेत था सारा उनके शरीर पे डाल दिया, श्वास ले सकें बस इतना मात्र। और ऐसे किया और 3-4 घंटे के बाद उनके शरीर में कुछ चेतना आई। चेतना का मतलब क्या होता है कि भाई मैं बता सकूं, बैठ सकूं, उठ सकूं, नहीं तो तड़फन पैदा हो गई थी। शरीर, पिंडली जलें, ये जलें, वो जलें, बहुत मतलब बेचैनी, तड़फन शब्द में आप समझ लीजिए कि स्थिति। हमने कहा भाई क्या करें, शहर हो तो ग्लूकोज लगवा दो, वो लगवा दो। उन्होंने तुरंत मुझे बताया, ये किया और मैं रेत बार बार बदलता रहता था ताकि जो रेत है उनके शरीर की गर्मी को निकालता रहता था। कपड़ा नहीं डलवाया, गीला पानी नहीं डलवाया, वो अलग प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो होता है रेत के माध्यम से, उसने सारे शरीर की गर्मी को, और धीरे धीरे उनकी जो धातुएं थी उनमें पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन वो जो क्या हो गई थी, गृधनिका शक्ति ने उनको बिल्कुल निर्जीवशा कर दिया था, उनमें चेतना आई। तो आपने इस ऋतु में क्या करना है, ऐसे कार्य करने हैं, इस रूप में रहना है
कि गृधनिका और मारिका शक्ति जो है उससे अपने आप को बचाना है। तो जो लू का जो प्रतिकार है उसके लिए आपने कभी हो सके, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कुछ हो, और आपके पास रेत है, चाहे नदियों का रेत है, चाहे वो उधर का बालू का रेत है, आप कभी आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए स्वस्थ होते हुए भी अपने आप को उस गीले रेत में, प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो ऐसा करते ही हैं, सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। तो वो तो गीली मिट्टी से तो मिट्टी करते हैं, इस ऋतु में मिट्टी नहीं करनी, रेत रेत होना चाहिए, चाहे वो हिमालय की नदियों का हो, चाहे वो अरावली पर्वत की नदियों का हो, या थार के मरुस्थल का रेत हो, वो गीला हो और उसके अंदर अपने आप को लपेट लो और फिर देखिएगा वो शरीर को शीतल करेगा। ये न समझें, वो जो 2 विष हैं, ग्रीष्म ऋतु की जो पंचशिखा शक्ति थी, उसने मारिका, गृधनिका और मारिका 2 विष जो पैदा किए, 2 जो शक्तियां हैं, वो हमें नष्ट करती हैं, हमें घायल करती हैं, हमें बेचैन करती हैं, हमें तड़पाती हैं। वो प्रवेश न कर पाएं, हमारे शरीर से अधिक शक्तिमान वो न हो पाएं, इसलिए आप क्या करो, उन शक्तियों को समय समय पर क्षीण करते रहो, कमज़ोर करते रहो। मार नहीं सकते हम उनको, क्यों? वो तो प्रकृति की हैं, प्रकृति को तो हम जीत ही नहीं सकते, प्रकृति के प्रकोप से बच सकते हैं। तो ऐसा करें, स्नान से पहले रेते का लेप कर लें, ज़्यादा है तो उसके अंदर थोड़ी देर लेट जाएं, आप देखिएगा कितना आप पे प्रभाव पड़ेगा। और कुछ नहीं तो मिट्टी ही ले आइए, और मिट्टी जब लाते हैं तो स्नान वाले प्रसंग में मैं बताऊंगा, उसको भिगो दीजिए शाम को, और मिट्टी का लेप करके कुछ समय तक गीली गीली में बैठिए रहिए, कोई काम कर लीजिए छोटा मोटा, तो इससे लाभ होगा। तो लू का मतलब क्या है? गृधनिका नामक जो शक्ति है, मारिका नामक जो शक्ति है, 2 प्रकार के जो विष पैदा होते हैं इस ऋतु में, कहते हैं वो हमारे शरीर को दबा न सकें, उसके लिए पहले से ही आप ये प्रयास कर लें। देखिए, एक और बहुत उत्तम भारत की परंपरा है कि ये जो फ्रिज तो अब आए हैं ना, जो व्यक्ति गवाला है, जो व्यक्ति यात्री है, वाहन पे चल रहा है, जैसे ट्रक वाले चल रहे हैं, जो वाहन वाले, वो कहाँ से ठंडा पानी लाएं? वो रेत रखें, फलाना रखें, कहाँ घड़ा रखें, टूट जाएगा। तो उनके लिए मुझे याद है, बचपन में मैंने देखा था, हमारे गांव के जो गवाले थे उनको देखा मैंने, बड़ा हुआ, बाहर जाना पढ़ना हुआ, सारी उम्र 68 से बाहर पढ़ रहा हूँ, तो यात्रा में देखा, ट्रक वालों को विशेषकर देखा। तो वो क्या करते हैं, एक कोष बना लेते हैं, एक थैला बना हुआ होता है बहुत मोटे धागे का, सूती, जिसे पहले जो है जुलाहे काटते थे, हैं जी, ऐसे धागे के कोष बने हुए होते थे, लंबे से, थर्मस कह लीजिए, पुराना थर्मस, आधुनिक थर्मस के स्थान पे। वो क्या करते थे, अपने वाहन के बाहर लटका देते थे, और विशेषकर छाया वाली तरफ जिधर धूप नहीं है, और उसके ऊपर क्या होता था, हवा लगती थी, और उसके रेशों के अंदर से पानी हल्का सा गीला होता रहता था। अब वो जो घड़ा क्या है, घड़े के अंदर छिद्र होते हैं, और छिद्र से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण करने के लिए गर्मी की आवश्यकता है, और वो गर्मी जल से ले ली जाती है, जल ठंडा हो जाता है। इतना सा सिद्धांत है विज्ञान का। वही चीज़ वहाँ है, वो कपड़े का थर्मस है, कपड़ा जो है खूब गुथा हुआ होता है, पानी तो गिरता नहीं, न टपकता उसमें से, केवल वो गीला होता है, ऐसा मैंने वो देखा हुआ है। और वो ट्रक वाले उस पर रखते थे, जब चाहा निकाला, आपके फ्रिज जितना ठंडा पानी उसमें होता है। ऐसे गवालों को हमने देखा, वो अपने बकरियां चरा रहे हैं, गायें चरा रहे होते थे, भेड़ें चरा रहे होते थे, ऊँट वाले ऊँट चरा रहे होते थे, पूरी गर्मी में लू जिसमें मर जाएं लोग। और वो हमारे क्षेत्र में और राजस्थान में जाएं, उस क्षेत्र में गर्मी में फसल तो होती नहीं, तो उस समय पशुओं को वो चराते हैं, घूमते फिरते थे। तो उनके पास मैंने देखा, क्या देखा, ये पुराना थर्मस, वो पेड़ की उसके ऊपर जहाँ रुके विश्राम किया, लटका दिया।
या चल रहे हैं तो वो जो अपना डंडा रखते थे पशुओं को संभालने के लिए, उसके ऊपर उसको लटका दिया और वो लटका हुआ। ऐसी लूओं में आपके फ्रिज जैसा ठंडा पानी वो पीते थे। उसमें फ्रिज के दोष नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक में नहीं है वो पानी, वो तो शुद्ध कपड़े में है। और फ्रिज का जल ठंडा भी होता है, और जो आरओ का करके डालते हैं वो तो और बेचारे हैं। आरओ का जो जल है उसमें पोषक तत्व भी कहते हैं चले जाते हैं। तो मैंने तो पी के देखा, स्वाद नहीं आया, तो कोई पिलाएंगे तो मैंने कहा जी मुझे तो आपके घर आया, आपने मुझे कड़वा पानी पिला दिया। तो कहने डॉक्टर साहब नहीं, कड़वा तो नहीं, हमने तो बढ़िया पानी दिया आपको। कौन सा? मैंने कहा जी पी के देखो, उनको तो अभ्यास हो जाता है। मैंने कहा जी इसमें जो मधुर रस था, इसमें जो खनिज लवण थे, वो आरओ ने खींच लिए। बस जी पानी आजकल ऐसा होता है, तो जहाँ पानी ठीक है, अच्छा है, वो क्यों आरओ लगाते हैं? और उसके लिए और चीज़ें बहुत हो सकती हैं शुद्धि की, जल शुद्धि के प्रसंगों में बताएंगे। तो तांबे में डालिए, तांबा जल के लगभग दोषों को नष्ट कर देता है। कितनी तो शोध आ रहे हैं, कितने मैं शोध पढ़ चुका हूँ, हमारे पूर्वजों की ये देन है। तो कहने का ये आशय है कि हम अपना जो जल है उसको ऐसे रखें और उसका सेवन करें। अब हम ऊषा पान करते हैं, ऊषा पान में ताम्र पात्र का ही जल का प्रयोग करें। जो खरीद नहीं सकते वो घड़े का करें, लेकिन उस समय जो जल है वो रात्रि को अब बाहर रखें। चंद्रमा की चंद्रिका और तारों का प्रकाश उस पर पड़े, बाहर की शीतल हवा उसका स्पर्श करे। उसके बाद जो जल आप पिएंगे उषा काल में, वो आपके लिए जल नहीं है, वो अमृत। तो आप अपना जो पात्र है वो दिन के समय तो अंदर रखें, रात्रि के समय बाहर रखें। हमें याद है, हम छोटे थे तो पानी के लिए जो दिन भर पानी पीना है वो घड़े रात्रि को भरे जाते थे, ताकि रात्रि को वो शीतल रहे और दिन भर रहे। सवेरे आप करेंगे तो वो इतना शीतल नहीं हो पाएगा। तो वो ताज़ा हवा में रखें, चंद्रिका में रखें और तारों के प्रकाश में रखें। वो जो जल है दिन भर उसी का आप शरबत बनाएं, उसी का आप पेय के रूप में उपयोग करें, उसी की आप कच्ची और पक्की लस्सी बनाएं, बेल का शरबत बनाएं, बादाम का बनाएं, जल जीरा बनाएं, वो करें तो उसके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा हैं। एक बात और कह करके इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ कि जिनको बहुत गर्मी लगती है, जो यात्रा से आए हैं, बाहर से आए हैं, या जिनके बच्चे खेल के आए हैं, बहुत पानी पीते हैं, बहुत बच्चों को गर्मी लगती है, वो माताएं क्या करें? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का जो नहीं रखते, कांच का बर्तन, उसके अंदर खांड भिगो के रखें, रात को ही भिगो दीजिए और उस बर्तन को बाहर रखें, दिन में अंदर रखें। जब बच्चा या घर के लोग जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिनके शरीर में क्षीणता ज़्यादा है, वो लोग उसका शरबत बनाएं। यानी जो 3, 4, 5 घंटे भीगी हुई खांड है, ऐसी खांड जो है, क्योंकि खांड में भी हल्का सा अम्ल होता है, तभी तो इसकी बूरा बनाते थे पहले। बूरा और शीतल होती है और उसकी फिर आगे मिश्री बनती थी जिसके अंदर अम्ल होता ही नहीं है। तो उस खांड में भी अम्ल न हो, और अम्ल क्या है? पित्त पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। तो उसको शांत करने के लिए और पूरी आपको मधुर रस की पुष्टि मिल जाए, उसके लिए आप खांड को भिगो के रखें 5-5, 4-4, 3-3 घंटे, जितना हो सके। 6 घंटे से ज़्यादा नहीं तो अम्ल पैदा हो जाएगा, हैं जी। और वो रखेंगे तो आप देखिएगा। वो भी बर्तन कैसा होना चाहिए? जिसमें पानी ठंडा हो, फ्रिज में भिगो के रख दें। या वो बर्तन कहाँ रखें? मिट्टी का होगा तो वाष्पीकरण होगा, यदि धातु का है तो उसको फिर रेत पे रखें, नहीं तो अम्ल पैदा हो जाएगा, क्योंकि घर का तापमान ज़्यादा है और गर्म पानी हो गया, सम तापमान का हो गया तो उस मीठे में अम्ल पैदा हो जाएगा। तो शीतल उसको रखना है। और जब भी कोई शरबत मांगता है, कुछ भी करता है, वो मीठा खूब गाढ़ा बना के रखें और वो डालते रहें थोड़ा 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 थोड़ा। तो इस रूप में हम करेंगे तो हम ये जो ग्रीष्म ऋतु की पंचशिखा नामक शक्ति है, जिसके अंदर 2 विष हैं, 2 प्रकार के। एक प्रकार के विष से गृधनिका शक्ति पैदा होती है जो हमारी सभी धातुओं को सुखाती है।
दूसरी जो शक्ति मारिका है वो हमारे पांचों कोशों के अंदर प्रवेश करके उनका संकुचन करती है, मृत्यु की तरफ ले जाती है, उससे हम बच सकते हैं। तो इतना कह के मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। आगे प्रातःरास, मध्याह्न भोजन, रात्रि में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, फल कौन से होने चाहिए, सब्जियां कौन सी होनी चाहिए, उसकी हम चर्चा आगे के व्याख्यानों में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।